Good morning, friends. Sri Vidyadesh Secondary and Higher Secondary School, Bhavnagar. I am Raj Joshi and I welcome you in this lecture. My subject is computer, and we are studying in chapter 5, Introduction of Operating System. We was learning and we are discussing that different types of functions of operating systems. First are providing hardware access as a common service, and second one is controlling and regulating and supervising and rescuing the computers. Third one is handling and multi-processing systems. Fourth one is starting and supporting program execution. लास्ट लेक्चर में हम सब ने ये 4 पॉइंट डिस्कस किए थे, जिसके ऊपर हमने बातचीत की थी। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर के लेक्चर्स जो हम लोग सीख रहे हैं, मतलब जो आ रहे हैं यहाँ से, वो आप रेगुलरली देख रहे होंगे, और जो कुछ भी यहाँ से आपको सिखाया जाता है वो सब आपको अच्छे से समझ में आता होगा। ऐसा हम अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डिफ़िकल्टी है, डाउट है, तो आप जो है उसको सॉल्व करा सकते हो। और चैप्टर 5 ने हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। 5th पॉइंट जो है वहाँ से हमने छोड़ा था, तो वहीं से हमें स्टार्ट करना है। 5th पॉइंट जो है वो है कंट्रोलिंग एक्सेस टू द मेमोरी। कंट्रोलिंग एंड एक्सेस टू मेमोरी, उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो मेमोरी यूनिट्स है, मेमोरी यूनिट्स कितने मेमोरी यूनिट्स होते हैं। इसके जो पहले का जो चैप्टर था उसमें हमने बात की थी 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स। फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी। फर्स्ट प्राइमरी, इसके अंदर कौन कौन सी मेमोरी आती है? रैम एंड रोम। रैम का पूरा नाम, आप जैसे यहाँ से मैं बोलता हूँ रैम का पूरा नाम, तो आप जब क्लास में थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो रैम का फुल फॉर्म जो है वो बता रहे थे, तो आप सबको वो चीज़ याद होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर रोम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद जो है एक सेकेंडरी मेमोरी यूनिट हमने बात की थी। सेकेंडरी मेमोरी यूनिट के अंदर क्या आता है? तो जो हार्ड डिस्क आती है, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी मेमोरी यूनिट्स के अंदर आती है, जिसमें हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा सेव होता है वो सारी चीज़ें जो है हम लोग परमानेंटली, मतलब जब तक हम डिलीट नहीं करते तब तक वहाँ पर वो डेटा स्टोर होता है, सेव होता है। तो ये सारी बातें हमने उस वक्त सीखी थी। 2 टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। फर्स्ट वन इज इंटरनल हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर के अंदर CPU या फिर लैपटॉप के अंदर जो है वो फिक्स होती है। दूसरी जो हार्ड डिस्क है वो कौन सी है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है हम बाहर से जो है वो अटैच करते हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत जब पड़ती है तब, तो वो भी हमने बात की थी। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी कुछ इस तरीके से काम करती है कि जब जितने भी वर्क हमें कोई भी मेमोरी यूनिट्स की ज़रूरत होती है तो वो तुरंत हमको अवेलेबल कराता है। कैसे अवेलेबल कराता है? कि जैसे कि अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, अपने कंप्यूटर के अंदर कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, तो वो एप्लीकेशन कहाँ से ओपन होगा? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर से, जहाँ पर से हम लोग जो है हमारा सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। स्क्रीन के अंदर आप जैसे सॉफ्टवेयर, मान लो कि MS वर्ड हमने यूज़ किया है, हमने ओपन कर दिया स्क्रीन के ऊपर। फिर जैसे ही हमने टाइपिंग करना शुरू की यहाँ से, और फाइल को हमने सेव नहीं किया, सिर्फ हमने फाइल को ओपन करके टाइपिंग करना शुरू कर दिया। कोई भी पैराग्राफ हम लोग टाइप करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है? पहले तो रैम के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने फाइल को सेव नहीं किया।
जैसे हम सेव करेंगे वो यहाँ से यानी कि रैम के अंदर से कहाँ चला जाएगा, सीधा हार्ड डिस्क के अंदर सेव होने, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। और ये जो एप्लीकेशन आप हर बार जो ओपन करते हो कहाँ से ओपन होता है, रोम के अंदर से। रीड ओनली मेमोरी है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ये लेआउट जो हम हर बार देखते हैं स्क्रीन के अंदर, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो लेआउट सेम ही रहता है। वो भी हमने डिस्कस किया था कि वो किस तरीके से सेम रहता है, क्योंकि वो रोम के अंदर स्टोर है, वो वन टाइम प्रोग्रामिंग होता है उसका, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जब अपडेट आता है कोई भी एप्लीकेशन का, तो जो डेवलपर्स है वही उसमें चेंज करते हैं, हम लोग घर बैठकर उसको चेंज नहीं कर सकते रोम की जो मेमोरी है उसके अंदर। और जो हमने बात की थी कि जब फाइल को सेव नहीं होती, जब फाइल सेव नहीं करते हैं, वो टाइपिंग करते हैं या फिर कोई भी वर्क करते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती है, रैम के अंदर स्टोर होती है। सेव नहीं होती, स्टोर होती है। क्यों? क्योंकि रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो डेटा को सेव नहीं करती, वो स्टोर करती है टाइम्पररी मेमोरी है, वो परमानेंटली उसमें कुछ भी स्टोर नहीं होता। जैसे ही आप फाइल को सेव करेंगे तो सीधा इंटरनल स्टोरेज के अंदर जो हमारा जो हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर अगर आप मान लो सेव भी नहीं करते हो, सीधा एप्लीकेशन को क्लोज कर देते, तो जब तक आप काम करते हैं तब तक वो वहाँ पर रैम के अंदर डेटा को स्टोर करेगा। जैसे ही आपने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, वो डेटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, स्टोर वहीं पर रहेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वो पहले से यानी कि जीरो से शुरुआत होगी, जहाँ आपने सेव नहीं किया था अगर, तो नया एक पेज आपको लोड करके देगा, पुराना कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने सेव ही नहीं किया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि मान लो कि अगर कोई एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो वो जहाँ से उसका लोकेशन जहाँ पर भी है वहाँ से लेकर आपकी स्क्रीन तक वो लाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे ही आप फाइल को सेव करते हैं तो रैम के अंदर जो फाइल है वो वहाँ से लेकर इंटरनल स्टोरेज में यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क है वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। मेमोरी यूनिट जो है वो स्टोरेज यूनिट है, वो कहीं से भी आने जाने का काम नहीं करता, वो स्टोर करता है डेटा को। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कब किस मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर स्टोरेज यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर रैम की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर रोम की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पर हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी, और कब कहाँ से कहाँ डेटा जाएगा आएगा, वो सारी चीज़ें जो है उसका मैनेजमेंट कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसीलिए यहाँ पर आपको 5th पॉइंट जो दिया गया है वो ये है कंट्रोलिंग एंड एक्सेस टू द मेमोरी। एक्सेस करना यानी कि मान लो कि आप आज कोई भी फाइल सेव करके घर चले गए, दूसरे दिन जब आप कंप्यूटर ओपन करोगे तो वही फाइल अगर आपको ओपन करना है तो वो कहाँ पर सेव होगा? हार्ड डिस्क के अंदर। वहाँ से उसको आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर जो वर्ड के अंदर आपको रीओपन करना है तो वो मेमोरी यूनिट्स के अंदर जो आपकी फाइल स्टोर है वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी कि जब भी कोई भी मेमोरी यूनिट्स की ज़रूरत पड़े तो उसका एक्सेस करवाना, साथ ही में उसका कंट्रोलिंग भी करना। जैसे कि रैम के अंदर कोई डेटा स्टोर होता है तो फिर वहाँ से डेटा जो है ऑटोमेटिकली रोम के अंदर या फिर इंटरनल स्टोरेज के अंदर नहीं जाता, वो वहीं पर स्टोर रहता है। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोलिंग जरूरी है। जब तक आप फाइल सेव नहीं करते तब तक वो कहाँ पर स्टोर रहेगा? रैम के अंदर। जैसे ही आपने फाइल सेव कर दी तो वहाँ से रैम के अंदर जो डेटा है उसको वहाँ से लेकर इंटरनल स्टोरेज यानी कि जो आपका हार्ड डिस्क है वहीं पर उसको स्टोर करेगा। तो ये काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो आपको पॉइंट दिया गया है वो है कि सर्विंग मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम। मल्टी यूजर, जब हम लैब में जाएंगे, जब स्कूल रीओपन होगा तो जब हमारा लैब का लेक्चर आएगा तो वहाँ पर क्या है कि सर्वर पीसी जो है वो कनेक्टिविटी जो है हमारी पूरी लैब के अंदर है। तो वहाँ पर क्या है कि एक सीपीयू है जिसको सर्वर पीसी बोलते हैं, वो सबसे पहले ऑन होता है। उसका कंट्रोलिंग जो है वो एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। वहाँ से जो है वो जब तक बाकी के जो बचे कंप्यूटर्स है वहाँ एक्सेस नहीं पहुँचाता तब तक आप बाकी के कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकते।
तो सर्वर पीसी जो है वो ओपन होगा, वहाँ से कनेक्टिविटी जो है वो सारे कंप्यूटर्स के अंदर जाएगी। जैसे ही कनेक्टिविटी पहुँचेगी आप सब लॉग इन कर सकते हैं उस कंप्यूटर के अंदर। तो एक ही कंप्यूटर है पर अलग अलग 30 या 40 कंप्यूटर जो है वो आप मिलकर एक साथ जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो ये मल्टी यूज़र जो है ऑप्शन उसके अंदर होता है। फिर आपके घर पे भी जो भी कंप्यूटर है उसमें भी आप मल्टी यूज़र का यूज़ कर सकते हैं, पार्टीशन आ जाता है। जैसे कि अगर आप जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है वहाँ पर क्या होता है कि शिफ्ट में काम चलता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड। तो जो फर्स्ट शिफ्ट में जो वर्कर काम करता है, जो एम्प्लॉय है, उसका लॉगिन अलग होता है। सेकंड शिफ्ट में जो काम करता है उसका लॉगिन भी अलग होता है और दोनों के डेटा भी अलग अलग होते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ एक ही होता है। कंप्यूटर जो है वो एक ही होता है, मेमोरी यूनिट्स भी एक ही होते हैं। जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर जितने भी CPU, माउस, फिर कीबोर्ड है, मॉनिटर, वो सारी चीज़ें जो है वो सेम रहती है। फ़र्क इतना आता है कि एम्प्लॉय बदलते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, मल्टी यूज़र जो है वो उन्होंने ऐड किए होते हैं, जिससे मान लो कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर कोई एम्प्लॉय आकर लॉगिन करता है तो उसको उसका ही डेटा जो है वो एक्सेस कर पाएगा। जो आफ्टरनून सेशन में जो भी एम्प्लॉय आता है उसका डेटा उसको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो लॉगिन जो है ID और पासवर्ड उसका डिफरेंट होता है, तो उसका जो एक्सेस है वो अलग है। जो आफ्टरनून सेशन में जो भी एम्प्लॉय आते हैं उसके भी लॉगिन और ID पासवर्ड जो है वो अलग होते हैं और उनका भी स्टोरेज यूनिट जो है वो सेम होता है, पर पार्टीशन आ जाता है वहाँ पर। पार्टीशन से क्या होता है, एट अ टाइम कोई भी डेटा जो एक्सेस करना चाहता है वो अपना ही डेटा एक्सेस करेगा, दूसरों का डेटा जो है वो एक्सेस कर पाएगा। तो ये भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है कि एट अ टाइम कोई भी, जैसे लैब में मैंने अभी बात की, तो मान लो कि फर्स्ट पीसी में जो भी स्टूडेंट है वो अपना वर्क कर रहा है, सेकंड पीसी के अंदर दूसरा स्टूडेंट वर्क कर रहा है, थर्ड में और फोर्थ, ऐसे जितने भी कंप्यूटर्स है उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स जो है अलग अलग वर्क कर रहे होते हैं। तो सबको अलग अलग जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। कोई एक इंसान जो है, एक स्टूडेंट जो है वो बैठकर कोई पैराग्राफ टाइप कर रहा है, कोई नेक्स्ट जो स्टूडेंट बैठा है वो टेबल क्रिएट कर रहा है। तो सबको एट अ टाइम अलग अलग विजुअल प्रोवाइड करना, अलग अलग मेमोरी प्रोवाइड करना, अलग अलग वर्क जो है वो जो भी वो करना चाहता है वो सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे फंक्शंस है उसके, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर्स जो है, जो सर्वर पीसी है, जो बाकी के सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोलिंग करता है, वो सारी चीज़ें जो है वो मल्टी यूज़र, जितने भी यूज़र है उसको कनेक्ट करेगा, सारी डिटेल्स जो है वो उनको प्रोवाइड करेगा, जिससे एट अ सिंगल टाइम मेनी यूजर्स आर कनेक्टेड। तो 6 पॉइंट यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। 7th पॉइंट जो है वो आपका प्रोवाइडर सिक्योरिटी। जैसे अभी मैंने बात की कि अलग अलग शिफ्ट के अंदर वर्क होता है, फर्स्ट शिफ्ट फिर सेकंड शिफ्ट, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होते हैं। तो ऐसे समय में जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अलग अलग यूज़र के अलग अलग ID और अलग अलग पासवर्ड आपको मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि जो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो वर्क कर रहा है वो अपना लॉगिन जो है वो डिटेल्स डाल के उसको एक्सेस कर सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकता है, वर्क कर सकता है, जितना भी वो वर्क करना चाहे वो वर्क कर सकता है। लेकिन उसको जो है सिर्फ उसका ही डेटा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ID और पासवर्ड उसको मिले हैं उसके जो एक्सेसिबिलिटी है वो लिमिटेड है उसके लिए। फिर जो आफ्टरनून सेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय आता है वो अपना अलग ID पासवर्ड से लॉगिन होता है, तो उसको अपनी फाइल्स अलग मिलेगी। तो ये मल्टी यूज़र के साथ साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है ना, कि एक यूज़र जो है उसका अलग ID पासवर्ड है, दूसरा जो है अलग ID पासवर्ड वाला एम्प्लॉय काम कर रहा है, जिससे क्या होगा कि दोनों की फाइल्स जो है वो एक दूसरे एक साथ कनेक्ट नहीं होंगे वो। तो क्या होगा, एक दूसरे की फाइल वो देख नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों के फाइल जो है वो डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, कोई भी एक्सेस कर सकता है आपका डेटा, कोई भी इरेज भी कर सकता है।
पर सिक्योरिटी जब तक आप डाल देते हो, जैसे कि आईडी पासवर्ड आप दे देते हो, किसी को लॉगिन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देते हो, तो उससे फ़ायदा एक ही होगा कि वो अपना खुद का ही डेटा एक्सेस कर पाएगा, दूसरों का डेटा उसको देखने को मिलेगा नहीं, जिससे डेटा में जो प्राइवेसी है वो प्रोवाइड होगी। वो कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग आईडीज क्रिएट करता है और अलग अलग जो है एम्प्लॉयज़ को अलग अलग जो है फाइल्स का एक्सेस देता है। इससे क्या होगा? सिक्योरिटी भी मिलेगी और एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टी यूज़र जो है वो कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये भी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रोवाइडिंग अदर कॉमन सर्विस। ये सारी सर्विसेज तो सबको मिलती है, पर अदर सर्विस भी है। कौन कौन सी है? जो कि उसके अंदर आपको दिया गया है कि अपार्ट फ्रॉम अबव मेथड फंक्शनलिटीज जो आपको देखने को मिलती है इसमें कंप्यूटर के अंदर अलग अलग फंक्शनलिटीज है। तो उसके बारे में आपको बात की गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ मेनी कॉमन सर्विस टू मेक द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ईजियर। It includes utility to explore the information stored or the computer, और उसमें फाइल ब्राउजिंग जो होता है, जैसे कि फाइल ब्राउजर अलग अलग जैसे कि फाइल मैनेजर होता है, उसके बारे में आपको दिए गए। फिर टेक्स्ट एडिटर के बारे में बात की गई है। टेक्स्ट एडिटर क्या करता है कि टेक्स्ट एडिटर क्या यूज़ करके हम कोई भी टेक्स्ट जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विस भी आपको प्रोवाइड होती है, वेब ब्राउजिंग आपको प्रोवाइड होता है। तो वो सारी बातें आपको बताई गई यहाँ पर। एडिट इमेजेस प्रोग्राम टू प्ले ऑडियो एंड वीडियो, अ वेब ब्राउजर फॉर अ सर्फिंग टू द इंटरनेट एंड इट इज। आपको अलग अलग फैसिलिटीज जो आपको प्रोवाइड की जाती है। ये सारी जो फैसिलिटीज है वो आप बाहर से भी ला सकते हैं, जैसे कि ऑडियो वीडियो। ये फैसिलिटी जो है तो आप बाहर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके ऊपर अलग अलग यूज़र जो है उसका अलग अलग वर्क एथिक होता है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ जो भी एम्प्लॉय कंप्यूटर के अंदर काम करता है वो सारी फैसिलिटीज़ जो उसको चाहिए, वेब ब्राउजिंग हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, इमेज एडिटिंग हो गया, कोई भी जितनी भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ है वो सारी चीज़ें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। सारी चीज़ें म्यूज़िक, ऑडियो, वीडियो, फिर आप जो भी वर्क करते हैं उसको टेक्स्ट एडिटर में जो भी आप काम करते हैं, अलग अलग टेक्स्ट एडिटर आते हैं। वर्ड, MS वर्ड जो है वो टेक्स्ट एडिटर, फिर नोटपैड है, वर्डपैड है, अलग अलग टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके आप जो है वो वर्क कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें तो सारी फैसिलिटीज़ जो है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है कि टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी कंपोनेंट्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो है कि द डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स जो है वो आपका वो किस तरीके से वर्क करता है। कोई भी डिवाइस अगर आप वर्क करते हो उसके अंदर तो उसके ड्राइवर्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इसके बिना वर्क नहीं होता। ड्राइवर्स जो है वो क्या करते हैं कि जो भी आप काम करना चाहते हो कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ जो है, जितने भी ऑप्शंस, जितने भी सारी फंक्शंस हैं वो यूज़र तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये ड्राइवर्स करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के साथ सीखते हैं। जो एग्जांपल है वो हमारा स्कूल के रिलेटेड है। जैसे कि आप स्टडी करते हो स्कूल के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर से स्कूल तक आते हैं, पर यहाँ से मतलब घर से स्कूल तक पहुँचने के लिए जो है आपको कोई भी एक इंसान आपको हेल्प करता है। जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, वो आपको ड्रॉप करने आते होंगे, या फिर स्कूल का कोई भी फैसिलिटी है, जैसे कि बस जो आपको मिलती है आपको, और वैन के साथ आप आते हैं। कोई भी फैसिलिटी आप खुद की व्हीकल लेके आते हो या फिर साइकिल या स्कूटर जो भी आप लेके आते हो, पर घर से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी एक चीज़ जो है आपको ज़रूरत पड़ती है वो आपको यहाँ तक पहुँचाती है। तो वो क्या हो गया? एक प्रकार का ड्राइवर से हो गया। फिर आप यहाँ पर आते हो तो अलग अलग लेक्चर्स जो है वो आपको मिलते हैं, और वहाँ से जो है अलग अलग जो है टीचर्स आपको लेक्चर्स जो है आपको स्टडी कराते हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो कैसे होती है? ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है ना। आप स्टूडेंट्स जितने भी है, आप स्कूल के अंदर आते हो, क्लास के अंदर बैठते हो,
बुक को ओपन करते हो, खुद ही जो है वो सारी चीज़ें नहीं सीखते, आपको सिखाने के लिए कोई आता है, जो टीचर्स जो है जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड से वो सब यहाँ पर आकर आपको सिखाते हैं। तो वो भी एक प्रकार के ड्राइवर्स हो गए जो आपको यहाँ तक कनेक्ट करता है। वो सारी चीज़ें जो है फंक्शंस जितने भी हम यूज़ करते हैं वो सारे ड्राइवर्स हैं। तो यही आपको बात की गई है कि कंप्यूटर्स हार्डवेयर इज टोटली यूजलेस विदाउट सॉफ्टवेयर। हम सब जानते हैं कि जो हार्डवेयर जो सारी चीज़ें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, ये सारी चीज़ें जो है जिसको हम टच करते हैं, जो वर्क करते हैं हम जिसमें, वो सारे हार्डवेयर है। पर वो यूजलेस है जब तक सॉफ्टवेयर वहाँ तक पहुँचता नहीं है। जब तक जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो उसका कम्युनिकेशन हार्डवेयर के साथ नहीं होता, तब तक हार्डवेयर जो है वो टोटली यूजलेस है। जैसे कि हमारा शरीर है, सारी चीज़ें हमारी जो बिल्ड है, बॉडी जो है हमारा, वो यूजलेस है अगर उसके अंदर हमारी आत्मा नहीं होगी। क्यों? आत्मा जो है वो आपको वर्क कराती है। बाकी आप जितने भी कुछ भी आपका फिजिक्स जितना भी हो वो कुछ काम नहीं आएगा अगर आप इंसान जब मर जाता है उसके अंदर से आत्मा चली जाती है, तो फिर वो जितना भी बल की कितना भी हो, जितना भी बॉडी जो भी कुछ भी हो, वो सारा यूजलेस हो जाता है ना। वो सारा जो आप बाहर से जो आपका फिजिक्स जो है वो दिखते हो, जो आप देखते हो, वो सारी चीज़ें जो है हार्डवेयर है आपका। लेकिन आपका सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी आत्मा है, अगर वो चली जाए तो फिर हार्डवेयर का कोई काम नहीं, वो यूजलेस हो जाता है। तो वही यहाँ पर आपको कहा गया है कि जितना भी आपका कितना भी महंगा कंप्यूटर क्यों ना हो, अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर ना नहीं होगा तो यूजलेस है। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइवर्स, सेट ऑफ ड्राइवर्स एंड इच रिक्वायर्ड पोटेंशियली डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशन। अलग अलग ड्राइवर्स जो होते हैं, जैसे कि साउंड ड्राइवर्स है। अगर आप कोई भी म्यूजिक प्ले करते हो तो स्पीकर से तो बाहर आता है जो म्यूजिक है वो, लेकिन जो म्यूजिक आप प्ले कर रहे हो वहाँ से उसको स्पीकर तक पहुँचाने का काम भी कौन करता है? ये ड्राइवर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, पर उसमें उसके ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐसे ही वर्क नहीं करती, अलग अलग सिस्टम ड्राइवर्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। जैसे कि विजुअल ड्राइवर्स होते हैं, जो स्क्रीन के ऊपर आप जितना भी जो डिस्प्ले के अंदर जितना भी चीज़ें आप देखते हो वो सारी कहाँ से आती है? डिवाइस ड्राइवर जो है, जो सिस्टम ड्राइवर्स है वो सारे आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो ड्राइवर्स है, ऑडियो ड्राइवर्स है। ऑडियो ड्राइवर्स जो आपको पहुँचाते हैं ऑडियो आपके आप तक। अगर ऑडियो ड्राइवर्स डिलीट हो जाते हैं, अगर कंप्यूटर में से वो इरेज हो जाते हैं, तो म्यूज़िक जो है वो आप सुन नहीं सकते। जैसे कि हमारे कान के अंदर जो है वो एक ऑडियो ड्राइवर्स है ना, हम बोलते हैं पर वो सुनते कहाँ से? हमारे कान से। अगर ये ऑडियो ड्राइवर्स अगर ख़राब हो जाते हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अलग अलग हार्डवेयर के अलग अलग ड्राइवर्स जो है वर्क करते हैं। The device drivers are small programs and they contains the instruction necessary for the using hardware drivers। अलग अलग टाइप्स के हार्डवेयर जितने भी आपके कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं उसके डिफरेंट जो है वो ड्राइवर्स जो है उसका आपको इंस्टॉलेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हो तो उसमें डिवाइस ड्राइवर्स जो है उसको इंस्टॉल किए जाते हैं। तो सारी जो हार्डवेयर है उसको कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि अगर कोई नया प्रिंटर आप अटैच करते हो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ, तो प्रिंटर्स के भी ड्राइवर्स जो है वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तभी वो कनेक्ट हो पाएगा, वरना कनेक्ट होगा नहीं। Many device drivers come along with the operating system, while some may have to install separately from a disk or internet। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जो सिस्टम जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं उसके साथ ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। जो कीबोर्ड के ड्राइवर है, माउस के ड्राइवर्स है, विजुअल ड्राइवर्स है, ऑडियो ड्राइवर्स है, ये सारी चीज़ें जो है जो नेसेसरी और जो बहुत ही यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल होती है, पहले से उसको डाला जाता है। बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जिसकी बाद में ज़रूरत पड़ती है। मान लो कि जैसे कि लैपटॉप के अंदर एक फैसिलिटी फंक्शन है कि जो बैटरी चार्जिंग का जो ऑप्शन आता है, उसमें क्या होता है कि बैटरी जब आप चार्ज करने के लिए रखते हैं लैपटॉप को, तो वो परसेंटेज आपको दिखाता नहीं कि कितना परसेंट चार्ज हुआ, कितना नहीं हुआ। अभी तो वो जैसे अपडेट आया है उसमें शायद उसको ऐड किया गया, लेकिन जो पुराने लैपटॉप्स है उसके अंदर क्या होता है कि जो बैटरी परसेंटेज है वो शो नहीं करता।
तो उसके लिए जो है आप इंटरनेट के ऊपर से उसके अलग ड्राइवर्स आप इंस्टॉल करें, और वो जैसे ही इंस्टॉल होंगे आपके सिस्टम के अंदर वो बैटरी परसेंटेज भी आपको दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है कि आप बाहर से जो है इंटरनेट के यूज से या फिर डिस्क के अंदर अलग अलग ड्राइवर्स का आपको कैसेट मिलता है, सीडी मिलती है, वहाँ से भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स जितने भी है वो आप एक्स्ट्रा बाहर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द कर्नल। कर्नल नाम सुन के हमको ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोलिंग करने वाला कोई एक पर्सन होगा। कर्नल जो है जैसे कि आर्मी के अंदर भी एक पोस्ट आती है कर्नल की पोस्ट, जो एक पूरा एक यूनिट जो है उसको कंट्रोलिंग करती है, उसके अंदर जो है वो वर्क करता है। तो कर्नल जो है वो क्या काम करता है, ये ड्राइवर्स जितने भी है ना वो उसका कंट्रोलिंग का काम ये कर्नल करता है। इसमें आपको वही कहा गया है कि द कर्नल इज द कोर कंपोनेंट और द मेन प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जब हमने बात की थी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जैसे कि स्कूल के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह है, सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर या फिर मोबाइल के अंदर नहीं, हर जगह ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। कोई भी सेक्शन हो तो उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो नीति नियम बनाए जाते हैं उसका जो काम जो है वो परफेक्टली उसको वर्क कैसे करना है, किस तरीके से हर लेक्चर आएंगे, कहाँ कब रिसेस का टाइम होगा, कब स्कूल जो है वो क्लोज होगा, सारी चीज़ों का जो है एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया जाता है और उसके ऊपर वर्क किया जाता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, पर उसका जो है कंट्रोलिंग कौन करता है, प्रिंसिपल होता है। वहाँ से जो है और रिपोर्टिंग जो है एचओडी और जो भी डिपार्टमेंट का जो भी सेक्शन हेड होते हैं वहाँ तक पहुँचता है। तो वो सारे क्या है, कर्नल है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है पर उसको परफेक्टली चलाने वाला काम कौन करता है, ये कर्नल। ये कर्नल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ही ज़रूरी जो है एक यूनिट है। अ ट्रेडिशनल कर्नल परफॉर्म ऑल द की फंक्शन और operating system include deleting new hardware and loading appropriate device driver to access it, resource allocation and management, creating and stopping controlling program execution and scheduling program execution, providing CPU। अलग अलग वर्क जैसे हम कोई भी एक सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वो परफेक्ट ओपन होगा। ऐसा तो नहीं है कि आज ही स्क्रीन में ओपन हो गया, आज आप दिख ही नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट जो फॉलोअप लेना है वो काम जो है वो कर्नल का। तो जो भी आप सिस्टम ओपन करते हो तो उसके डिवाइस ड्राइवर जो है वो हार्डवेयर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये कर्नल। जैसे ही आप कोई भी कंप्यूटर के अंदर म्यूजिक प्ले करते हो तो हम सब जानते हैं, अभी मैंने बात की कि ऑडियो ड्राइवर्स जो है वो स्पीकर तक पहुंचते हैं, वो काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। पर वो स्पीकर तक ही पहुंचेगा, जो ऑडियो ड्राइवर्स है, जो ऑडियो जो म्यूजिक है वो आपके कंप्यूटर के अंदर से सीधा जो स्पीकर है वहाँ तक पहुँचेगा। वो ध्यान कौन रखता है, कर्नल। कर्नल जो है वो प्रॉपर वर्क जो है वो देखता है कि ऑडियो जो है ऑडियो ड्राइवर जो है वो हार्डवेयर जो स्पीकर लगाया गया है वहाँ तक पहुँचे। ऑडियो ड्राइवर्स कभी प्रिंटर के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो एक परफेक्ट पाथ क्रिएट किया गया होता है वो कौन करता है, कर्नल। कर्नल जो है वो परफेक्ट उसको समझाता है डिवाइस ड्राइवर को कि अगर ऑडियो ड्राइवर को कहीं भी जाना है तो कहाँ जाना है, स्पीकर के पास, प्रिंटर के पास नहीं जाता हो। प्रिंटर जब आप प्रिंटिंग कोई करते हो, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के अंदर प्रिंट करते हो तो जो प्रिंटर का जो डिवाइस ड्राइवर है वो प्रिंटर के पास ही जाएगा, वो स्पीकर के पास नहीं जाएगा। तो वो सारा जो है मैनेजमेंट का काम जो है वो ये कर्नल जो है वो संभाल रहा है। फिर आता है शेल। तो शेल, द कर्नल इज इनविजिबल कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम while the shell is the most visible components of the operating system. The shell allows to user express their wishes to the computer system by the providing user interface. Shell जो है, जो कर्नल जो आपको दिखेगा वो विजिबल नहीं, पर जो शेल है वो आपको विजिबल
जैसे कि स्क्रीन है कोई भी कंप्यूटर की, उसके अंदर एक शेल वर्क करता है। शेल जो है वो क्या करता है कि जो यूज़र जो है वो जो भी विश करता है, जैसे कि मान लो कि आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, एक स्क्रीन के अंदर उसका जो आइकन है उसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे, तो ये जो डबल क्लिक होता है जब, तो शेल जो है वो सीधा मैसेज जो है वो कर्नल तक पहुंच जाता है। शेल जो है वो सीधा जो मैसेज है वो कहाँ पहुंच जाता है, कर्नल के पास। कर्नल जो है वो सारा जो मैसेज जो है वो अपने पास जो है वो लाता है। कर्नल जो है वो मैसेज अपने पास लेता है, वो आपका आगे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपकी वहाँ उस मैसेज को पास करता है। सीपीयू के अंदर जो है वो मैसेज जाता है और सीपीयू उसके अंदर प्रोसेस करके फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, फिर कर्नल के पास, कर्नल जो है फिर से शेल के पास वो मैसेज प्रोवाइड करता है। तो शेल जो है वो विजिबल पार्ट है जो वर्क करता है, सारी जो कर्नल का जो भी काम होता है उसको विजिबली कौन कराता है, शेल। तो शेल अलाउज टू यूजर इंटरफेस, जो ये इंटरफेस आप देख रहे हैं, अलग अलग इंटरफेस के बारे में बात की थी। एक तो CLI कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जितने भी इंटरफेस के अंदर जो भी फंक्शन जो भी काम होता है वो सारा काम शेल के अंदर होता है। There are two main categories of a user interface. First one is a command line interface CLI and second one is a graphical user interface. Command line interface जो है वो डोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्क करता है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं, हमने बात की थी इसके बारे में जब हम स्कूल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जब हमने चर्चा की थी, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम याद है आपको। फर्स्ट डोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, एंड्रॉयड, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर एप्पल के अंदर iOS, ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो ये चैप्टर के बारे में बता रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, पर ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी अलग अलग इंटरफेस के अंदर काम होता है, अलग अलग इंटरफेस जो है वर्क करते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर जो इंटरफेस, जो स्क्रीन आप देखते हो, जो वर्क आप देखते हो, वो सिस्टम जो है वो अलग काम करती है। विंडोज की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी काम अलग होता है, iOS के अंदर भी काम अलग होता है। जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके जो फंक्शंस आते हैं, जो फैसिलिटीज आपको मिलती है, जो सिस्टम आपको मिलता है वो डिफरेंट होगा iOS से। क्यों? सबका लेआउट अलग है, उसका यूज़ करने का तरीका अलग हो जाता है। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसका अलग अलग इंटरफेस है। CLI जो इंटरफेस है वो कमांड लाइन इंटरफेस है, कमांड के ऊपर काम होता है। डोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CLI बेस्ड है, कमांड लाइन इंटरफेस। अगर आपको कोई भी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए आपको कमांड जो है वो रन करना होगा। ऐसे ही आप डबल क्लिक करोगे और वो एप्लीकेशन रन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक ब्लैक स्क्रीन आएगा, उसके अंदर कर्सर वाइट कलर का ब्लैक होगा, वहाँ से आपको कमांड लिखना स्टार्ट करना है। जैसे आप माई कंप्यूटर को ओपन करना चाहते हो तो उसके एक प्रॉपर कमांड है, वो कमांड आप टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो माई कंप्यूटर ओपन करेगा। विजुअली आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ पाथ दिखेंगे आपको। माई कंप्यूटर जैसे आप ओपन करोगे आपको दो ऑप्शन कमांड के अंदर लिखे होंगे, डी ड्राइव, सी ड्राइव। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक्स्ट्रा ड्राइव है तो उसके भी नाम दिखेंगे। अगर आपको डी ड्राइव ओपन करना है तो डी ड्राइव ओपन करने के लिए भी अलग कमांड है, उसको रन करना होगा। डी ड्राइव के अंदर एक नया फोल्डर आपने बनाया है, उसको अगर आपको ओपन करना है तो उसके अंदर भी अलग कमांड आपको देखने को मिलेगा। CLI के अंदर कोई भी ग्राफिक्स नहीं, आप वीडियो नहीं देख सकते, कोई भी फोटोज या इमेज नहीं दे सकते। क्यों? वो कमांड लाइन इंटरफेस है, ग्राफिक्स का कोई भी यूज उसके अंदर होता नहीं, इसलिए वो बोरिंग है। जो CLI यानी कि जो कमांड लाइन इंटरफेस है काफ़ी बोरिंग है।
सिर्फ कमांड के ऊपर ही काम होता है, और उसके अंदर वर्क भी कौन कर सकता है, जिसको कमांड जो सारा जानते हैं वही काम कर सकते हैं। कोई भी नया यूज़र जो आता है जिसको कमांड उसको कोई पता नहीं है तो वो वर्क नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा कि माय कंपोनेंट को अगर ओपन करना है तो उसका कौन सा कमांड है, नया फोल्डर बनाना है तो उसके लिए कौन सा कमांड का यूज़ होता है, कॉपी और पेस्ट के अंदर कौन सा कमांड यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे आप सीखोगे आपको कमांड जो है वो अप्लाई करना है। अगर आपको कमांड्स नहीं आते तो फिर आप उसके अंदर वर्क नहीं कर सकते, तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यूज़र फ्रेंडली यानी कि कोई भी यूज़र आता है और उसको यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं, उसको सीखना पड़ता है CLI को, इसलिए उसको बोरिंग कहा गया है, वो अच्छी नहीं है। तो जैसे जैसे जो है समय जो बीतता गया और नया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो आया, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक्स आप नाम सुनोगे तभी आपको समझ में आएगा कि कोई विजुअल, कोई इमेज, पिक्चर्स, वीडियोस, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में देखने को मिलती है, जिसको GUI बोला जाता है। आइकन्स आपको देखने को मिलेंगे, आपको अलग अलग प्रोसेसिंग, डिस्प्ले के अंदर अलग अलग इमेज, वीडियो आप देख सकते हो, सारी चीज़ें आप देख सकते हो, उसको विजुअल कर सकते हैं। कोई भी नया यूज़र भी है तो उसको भी वो फर्स्ट जब उसको देखेगा तो उसको भी समझ में आएगा, इतना ईजी है। तो इसलिए उसको यूज़र फ्रेंडली कहा गया है कि हर यूज़र उसको यूज़ कर सकता है, उसको यूज़र फ्रेंडली कहा गया है। और वो बोरिंग नहीं है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो GUI यूज़ करती है डिफरेंट स्टाइल से, जैसे कि एंड्रॉयड का विजुअल अलग होगा, iOS का अलग होगा, विंडोज़ का अलग होगा, उबंटू, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका अलग अलग विजुअल होगा, अलग अलग ग्राफिक्स होगा, वो अलग तरीके से वर्क करेगा। तो इसलिए जो यूज़र है उसको वो सीखने में और वर्क करने में उसको मज़ा आएगा। तो ये दो अलग अलग जो है वो शेल का अलग अलग टॉपिक्स है जिसकी हमने बात की। तो यहीं तक हम आज का टॉपिक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर में कुछ भी डाउट्स है, कोई भी समझ में नहीं आता कुछ भी, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितना भी हमने आज सीखा वो सारी चीज़ें एक बार रीड करनी है और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया जो टॉपिक है सीखेंगे। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं तक रखते हैं और आप अपने घर पे सेफ रहिए और वीडियो लेक्चर्स जो है वो रेगुलरली अटेंड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।